हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पावर ऑफ फिजिक्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश। और हाँ भाई, आज जो हम डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। देखो भाई, मैं जानता हूँ ये वाला सेशन रिकॉर्डेड है, ठीक है, एंड लाइक प्रीमियर चलेगा इसका, तो लाइव क्लास नहीं हो पारी आज, तो कुछ वजह होगी उसकी, तो जैसा हल्ला गुल्ला मत करना बहुत ज्यादा कि यार ये क्या हो गया है। तो देखो, जब जब जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं काम करता जाऊंगा, और ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई कमी रहेगी इसमें, है ना। तो प्रीमियर में कोई कमी नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि आज का लेक्चर देखे ही नहीं हम लोग की, लाइव नहीं है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें बराबर का ज्ञान मिलेगा जैसा लाइव क्लास में मिलता था। तो कभी सोचना भी मत कि ये बकवास चीज है, काम की चीज है, ठीक है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं कहानी को। लेक्चर 4, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। बट इससे पहले वाले केस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में। याद है कुछ? बिल्कुल याद है सर, बहुत अच्छे से याद है, उसको कैसे भूल सकते हैं। हमने इससे पहले स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि स्प्रिंग पेंडुलम होता क्या है। जब हम स्प्रिंग पेंडुलम की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि सर ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें यहां पे एक स्प्रिंग होती थी which is connected to a block having some mass m, और यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ऐसे कॉम्बिनेशन के जब हमें टाइम पीरियड निकालना होता था तो हम सिंपली लिखते थे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। और ये हमने पूरे प्रोसेस से सॉल्व किया था, हमने प्रॉपर तरीके से टाइम पीरियड निकाला। फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस करे थे, जिसमें बोला था भैया अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि आपके पास दो दो ब्लॉक्स आ जाए, है आपके पास यहाँ पे दो दो ब्लॉक्स आ जाए, दे आर कनेक्टेड टू द स्प्रिंग। और अब क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों ब्लॉक्स ऑसिलेट करेंगे। दोनों के दोनों ब्लॉक्स अगर ऑसिलेट करेंगे तो भाई सब, अगर दो मास आ गए तो परेशान मत होना, और टाइम पीरियड को लिखना 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के। साहब म्यू क्या होता है? देख बेटा, यहां पे ये जो म्यू है ना, इससे गुस्सा मत, ये बेसिकली इक्विवेलेंट मास है। क्योंकि देखो कहानी में अब दो दो मास आ चुके हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी एक मास को यहाँ पे रख ले और दूसरे को नाराज कर दें। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा नहीं करेंगे कि एक को रख दिया दूसरा नाराज हो गया फिर कि भैया मैं नहीं बात कर रहा, मैं नहीं खेल रहा, मैं आऊंगा ही नहीं कभी टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं, तो किसी को नाराज नहीं करना, इसलिए हमने एक समाधान निकाला जिसमें दोनों ब्लॉक्स को रखने का हमने सोचा। तो हमने बोला म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये कहलाता है इक्विवेलेंट मास, पता है? बहुत बढ़िया। सेम कहानियां होती है जब हमारे पास एक से ज्यादा स्प्रिंग हो जाए, यानी कि कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिख जाए जिसमें एक से अधिक स्प्रिंग लगे। मान लो दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट, फिक्स्ड एंड। यहां से कहानी ऐसी हो जाए कि एक स्प्रिंग तो ये लग गया और एक स्प्रिंग यहां लग गई, और अब दोनों कनेक्टेड है डब्बे के साथ। बोलते भैया टाइम पीरियड बता दो इस केस में। तो सर टाइम पीरियड में फिर से वही समस्या कि अगर सिंगल स्प्रिंग होता था तो हमें कोई समस्या ही नहीं होती थी, हम बढ़िया शांति से के को पुट कर देते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे समस्या ये है कि मास एक है लेकिन स्प्रिंग दो दो आ गई। अब भाई दो दो स्प्रिंग आ गई तो यहाँ पे स्प्रिंग का भी के इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ता था, और फिर उसको टाइम पीरियड के फॉर्म में पुट के आंसर निकालते थे। अब यानी वो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे था। जैसा कि मैं बोलता हूं यहाँ पे, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब काली स्लाइड पे आ जाओ, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो बेटा जी इस केस में 1 अपॉन के इक्विवेलेंट को लिखते हैं 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, है ना। और ऐसे करके कहानी चलती जाती है। अगर ये कॉम्बिनेशन है बेटा पैरेलल वाला, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जाता है k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2, और फिर कहानी चलती जाती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्प्रिंग, है ना। कितनी स्प्रिंग है उसके हिसाब से डिपेंड करती है। क्लियर है ये बात है सभी को? तो ये सारी बातें हमने करी थी लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस। बहुत बढ़िया। अब आज क्या डिस्कस करेंगे सर? टॉपिक जो बड़ा डाला था आपने, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट पेंडुलम। तो ये क्या पेंडुलम नहीं था? ये भी तो पेंडुलम था, ये स्प्रिंग पेंडुलम था, ये एक स्प्रिंग पेंडुलम। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो है एक सिंपल पेंडुलम। भैया क्या है ये? घंटा? अरे कौन सा वाला? वो वाला जो तुम सोचो वो नहीं। अरे वो तुमने देखा है पेंडुलम लटका होता है घड़ी में नीचे की तरफ, ऑसिलेट करता है। फिर कभी कभार किसी बड़े शहरों में जाओगे तो वहां पे घंटा घर भी होता है, देखना कभी, है ना।
होता है ना भाई, बड़ी सी घड़ी लगी होती है उसमें है। हाँ, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के घर पे एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें नीचे ऐसे एक चीज लटकी हुई होती है और ये ऑसिलेट कर देती है ना। तो इसको कहते हैं पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं? पेंडुलम। और क्योंकि देखो सबसे पहले इसी प्रकार के पेंडुलम का इजाद हुआ था, इसलिए इसको प्यार से हमने सिंपल पेंडुलम नाम दे दिया। अब सिंपल पेंडुलम क्या करता है सर? सिंपल पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है। सिंपल पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है, बहुत बढ़िया। सिंपल पेंडुलम भी एसएचएम करता है, बहुत शानदार। लेकिन यहां पे सिंपल पेंडुलम किस प्रकार का एसएचएम करता है? तो वो है एंगुलर एसएचएम। सिंपल पेंडुलम किस प्रकार का एसएचएम करता है? तो वो होता है सर एंगुलर एसएचएम। यानी कि जब ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो ये बेसिकली वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए जाएगा। ये क्या करेगा बेटा? वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगा। यानी कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की बातें करोगे, यहां पे जो फोर्स की बातें करोगे, वो सब एंगल में आएगा। ठीक है, समझते हो बात को? चल, तो कैसे करना है यहां पे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो साहब आओ जरा विचार करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा ये पेंडुलम कहां पे आया? सर ये पेंडुलम आ चुका है यहां पे इस टाइम पे। जब ये पेंडुलम यहां पे आया, इस पे लगने वाले फोर्सेस हो गए mg नीचे की तरफ, इधर की तरफ लगेगा mg cos थीटा, और बेटा जी इधर की तरफ लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रही थी कहानी। सब इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है और इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। तो यहां पे इकलौता फोर्स जो कि बॉडी को वापस अपने, इसको कहला दिया बेटा मैंने एक्सट्रीम पोजीशन। ये कहला दिया एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हमने कह दिया मीन पोजीशन। चलो ये नीचे वाली बातें मिटा देता हूं, ये हमें परेशान कर रही है भी थोड़ी देर के लिए, जगह नहीं बचती अपने पास लिखने के लिए। तो ये कहला दिया अपना मीन पोजीशन, और पार्टिकल यहां गया एक्सट्रीम पोजीशन। भाई साहब पेंडुलम की टेंडेंसी है कि वो आगे जाना चाहता है, लेकिन mg sin थीटा इसको वापस ले आता है। पेंडुलम की टेंडेंसी आगे जाने की, लेकिन mg sin थीटा इसको वापस ले आता है। तो यहां पे here f equals to mg sin theta, here f equals to mg sin theta। ये क्या कर रहा है सर? ये वापस बुला लेता है। ये क्या करता है? वापस बुला लेता है। अब देखो भाई एसएचएम क्या है? एसएचएम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, ऑसी ओसी ओसिलेशन। तो एसएचएम होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन होता है तो ये जो थीटा होगा ये बहुत स्मॉल होगा। सो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो थीटा हमारा बहुत ही ज्यादा छोटा सा हो जाएगा। और भैया जब थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो साइन थीटा को हम प्यार से थीटा लिख देते हैं। तो फोर्स जो हमारे पास आ रहा है mg sin थीटा, हमने बोला भैया प्यार से इसको mg थीटा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर रहेगा सर? क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो क्यों ना एक माइनस लगा के इसके ऊपर चार चांद और लगा दिए जाए। क्योंकि रिस्टोरिंग मतलब ऐसा फोर्स जो अपोज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है, तो इसकी थोड़ी सी उपाधि बढ़ा देते हैं, क्योंकि भाई इतना महान काम करने वाले को माइनस के साथ तो सम्मानित किया जाना चाहिए, है ना। तो भाई इसने रोका तो इसको माइनस से सम्मानित किया, एंड इट कम्स टू बी माइनस का mg थीटा। क्या यहां तक सारी पिक्चर चल बढ़िया चलिए? बढ़िया ही चल रही है सर पिक्चर तो। अब क्या होगा कि जब देखोगे तो ये मीन पोजीशन पार्टिकल, ये पेंडुलम जो है ऑसिलेट करके यहां तक गया। लेट अस से दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यहां से लेके यहां तक जाने में उसने लेट से कुछ x डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जाने में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट विल बी x। तो बेटा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, अगर आपको याद हो। एंगल is equals to arc upon radius।
So theta is equals to x by l. लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो थीटा को x by l लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखेंगे, चलो लिख देते हैं। F is equals to माइनस का mg x by l, ठीक है। बट सर जी F is equals to माइनस का mg by l डॉट x, जरा एसएचएम की फीलिंग आ रही है बताना तो मुझे। F इक्वल्स टू माइनस का kx, F इज इक्वल्स टू माइनस का kx, एसएचएम की फील आ रही है? अरे एसएचएम की फील आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे तो बहुत अच्छे से फील आ रही, तुम्हें पता नहीं क्यों फील नहीं आ रही इसकी। अरे कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, F प्रोपोर्शनल टू माइनस का x, एसएचएम में ऐसा ही होता था। और एसएचएम में अगर ऐसा ही होता था यानी कि हमारा ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और मैं तो बोलता हूं भैया एसएचएम कर रहा है। तो ये हमारा जो पेंडुलम है ये एसएचएम कर रहा है, जिसके लिए F बराबर माइनस mg बाय एल डॉट एक्स है बेटा। F बराबर माइनस mg बाय एल डॉट एक्स हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे फोर्स की जगह पे मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू माइनस का mg अपॉन l डॉट एक्स। देखो बेटा m से तो m मर जाएगा और a बराबर हो जाएगा माइनस का g डिवाइडेड बाय l डॉट x। एक्सेलरेशन है माइनस का g डिवाइडेड बाय l डॉट x। बेटा यहाँ पे अगर आप एसएचएम की बात करो तो एसएचएम के लिए आपने अगर सुना होगा तो a बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, a बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर x फॉर एसएचएम। अगर यहां से और यहां से कंपेयर किया जाए तो आई थिंक द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर कम्स आउट बी जी बाय एल। कर सकते हो कंपेयर, यहां से कंपेयर किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल आता है। तो आओ जरा मैं इसको ऐसी जगह पे लिखता हूं जहां से तुम्हें नोट करना हो। ऑन कंपेयरिंग वी गेट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था बेटा, जी बाय एल। बहुत बढ़िया, ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। बहुत शानदार, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाय टी शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। क्या बात है। तो यहां से बेटा जी सॉल्व करने पे टी का वैल्यू मिलता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बेटा। यानी कि अगर आपको कहानी में एक पेंडुलम दे दिया जाए, जिसका लेंथ एल है, यहाँ पे बॉब लगा हुआ है, तो ये जो पेंडुलम आपको दिया है इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम बेटा। दिस इज योर सिंपल पेंडुलम। ये कहलाता है बेटा सिंपल पेंडुलम। और जो इक्वेशन आपके पास आई है दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is called as the time period of a simple pendulum. You're getting my point? कहानी बढ़िया तरीके से समझ आती है। इस वाली चीज को पहले लिख लेना, क्योंकि क्या होता है ना भाई, सीधी सी बात बता दूं तुम लोगों को, ये वाला चीज मैं हटाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि तुम एक बार इस सारी बातों को छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? सब कुछ छाप लिया? बढ़िया चल रही है कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो ये सारी बातें छाप ली होगी, ये सारी बातें आप लोगों ने लिख ली होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो फाइनली आप लोगों को पता चल चुका है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। नहीं जाने? फिर आप जानोगे, हम तो नहीं जाने अभी भी। चलिए भाई आगे बढ़े क्या? देखो भाई वही सारी बातें हम इन्होंने भी की है, हमसे टीप लिया इन लोगों ने, है ना, और जो हमने पूरा डेरिवेशन किया था वो टीप के इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। भाई दो मासेस MA एंड MB आर हंग फ्रॉम द टू स्ट्रिंग्स ऑफ द लेंथ LA एंड LB respectively. They are executing the SHM with the frequency relation as FA equals to 2 times of FB. Then the length are related. यहाँ पे कौन सा रिलेशन वैलिड होगा? LA LB by 4 होगा and it does not depends on the mass. LA equals to 4 times of LB होगा, does not depend on the mass.
LA equals to 2 times of LB and MA equals to 2 times of MB, LA equals to LB by 2 and MA equals to 2 times of MB। भाई बताओ जरा क्या रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, सोच के देखो कौन सा रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल वैलिड हो सकता है। तुम्हारे को विचार करना है, सोचना है कौन सा रिलेशन यहाँ पे वैलिड हो सकता है, कौन सा रिलेशन वैलिड हो सकता है। सोचा कुछ तुम लोगों ने, मैंने सोच लिया है, अब तुम बताओ तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। भाई मैंने तो सोच लिया कि करना क्या है, और मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से, मैं जो सोच रहा हूं उसके हिसाब से बेटा जी, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दे दिया है और कहा गया है दैट एफ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बी। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दे दिया गया है और कहा गया है एफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बी होगा, तो भाई साहब सीधी सी बात, टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 1/f। नहीं पता था, आज के बाद पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड जो होता है बेटा वो 1/f होता है। तो एफ ए को लिख सकते हैं 1/ta should be equals to 2/tb। तो यहां से आएगा बेटा tb equals to 2 times of ta, यहां से रिलेशन आएगा tb is equals to 2 times of ta, tb is equals to 2 times of ta, ये रिलेशन आता है। tb को यहां रखो, ta को यहां ले जाओ, तो ये रिलेशन आ गया। अब 2 पाई अंडर रूट ऑफ lb डिवाइडेड बाय g is equals to 2 into 2 पाई अंडर रूट ऑफ LA डिवाइडेड बाय g। देखो भाई 2 पाई से 2 पाई खचाखच और g से g भी खत्म, तो अंडर रूट ऑफ LB should be equals to 2 times of अंडर रूट ऑफ LA। तो अंडर रूट ऑफ LB is equals to 2 times of अंडर रूट ऑफ LA। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स गिव अस LB is equals to 4 times of LA। भैया बस यही रिलेशन है जो बन सकता है, अगर कहीं दिख रहा है तो ताला लगा देना। LB is equals to 4 times of LA, यानी कि LA LB upon 4 होगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिखता है। LA LB upon 4 होगा, LA LB upon 4। और बेटा जी टाइम पीरियड कभी मास पे डिपेंड नहीं करता। सोचने वाली बात, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। भैया कुछ भी लगा दो, 100 किलो लगा दो, 500 किलो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और जी पे। टाइम पीरियड सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए दुनियादारी, भाड़ में जाए मास, हम तो कभी कंसीडर ही नहीं करेंगे उसको। उसको फर्क पड़ता है लेंथ कितना है और जी का वैल्यू कितना है। यानी कि जैसे आप पृथ्वी से बाहर चले गए किसी और प्लेनेट पे, तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, हाँ जी का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, लेने के बाद सभी को छाप लो यार, ये छापने की चीज है। चलो आगे बढ़े टू द नेक्स्ट पार्ट, पेंडुलम इन अ लिफ्ट। अब देखो भाई, अभी तक की जो कहानी चल रही थी जिसमें पेंडुलम बढ़िया शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था जमीन पे, है ना, लेकिन हम इंसान कहाँ उसको जमीन पे अपने जीवन को व्यतीत करने देते। हम लेके उसको लिफ्ट में, हमने बोला यार आजा तुझे लिफ्ट की सैर कराते हैं, और जैसे उसको लिफ्ट में लेके गए ना, बेचारे का टाइम पीरियड ही बिगड़ गया पूरा। ठीक है, अब जैसे ही तुम लोग इसको लिफ्ट में लेके गए, इसका टाइम पीरियड बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा सर? तो देख भाई सीधी सी बात बताता हूं, अगर ये जमीन पे होता, अगर ये पेंडुलम जमीन पे होता, तो क्या होता है कि सर जब यहाँ पे पेंडुलम को देखें तो ये इसका कुछ मास होता है, इस पे लगता है नीचे की तरफ जी, और यहां से लग जाता है, मतलब जो भी होता है इसकी लेंथ वगैरह की बातें करते हैं, तो इस पे लगता है नीचे की तरफ जी। इसीलिए जब आप लिखते हो तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g कर देते हो, वेयर l इज द लेंथ। ठीक है, लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया, बस आप इसको लिफ्ट में ले गए जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं विद सम एक्सेलरेशन a। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ऑफ a। अब क्या होगा, पिक्चर बदल जाएगी साहब। इन्होंने a नॉट ले लिया, आप a लो, क्या फर्क पड़ता है, मैं a नॉट ले लिया, ठीक है, गुस्सा नहीं, a नॉट ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये बेचारा जमीन पे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन तुम इसको लेके एक लिफ्ट के अंदर जो कि ऊपर की तरफ जा रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ऑफ a नॉट, और जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी बबुआ, तो भाई इसके टाइम पीरियड में होगा परिवर्तन। क्या परिवर्तन आएगा सर? अब देखो
यही पेंडुलम को जब मैं लिफ्ट में लेके गया तो कहानी कुछ ऐसी हुई। यही पेंडुलम को जब मैं लिफ्ट में लेके गया तो कहानी ऐसी हुई कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी विद सर्टेन एक्सेलरेशन व्हाटएवर, लेट्स से ए नॉट। लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया सर, लेकिन क्या हुआ कि जब ये इसको देखा तो इस पे लग रहा था जी नीचे की तरफ लग रहा था। और सर जी जब भी हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं, ये लिफ्ट क्या कर रही है सर, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, दैट मींस दिस लिफ्ट इज द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, दैट मींस दिस लिफ्ट इज द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ये लिफ्ट हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेटिंग फ्रेम की तरह काम। तो सर जैसे ही हमने इसको लिफ्ट में रखा, ये आगे एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आते ही इसने एक्सपीरियंस किया एक और फोर्स जिसको कहते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहता है भैया कि हमारी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो उतना ही होगा जितना इस फ्रेम का एक्सेलरेशन। एक ग्रेविटेशन वाला फोर्स तो था ही सही, लेकिन एक साथ ही साथ सूडो फोर्स भी आ गया, और सूडो फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो उतना ही होता है जितना इस फ्रेम का एक्सेलरेशन था, जिसकी वजह से पहले जहां अकेला जी लग रहा था, अकेला यहाँ पे जी लग रहा था, आज जी प्लस ए नॉट हो जाएगा। यानी कि इसके टाइम पीरियड को अब लिखने का जो तरीका होगा, इट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाय जी नेट। चाहो तो जी इफेक्टिव लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी नेट लिखा, जी इफेक्टिव लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। देखा क्या कर डाला तुम लोगों ने, है ना सर, हमने आप ही टॉपिक ला रहे हो, आप ही कर रहे हो, जो कर रहे हो हम थोड़ी कर रहे कुछ। देखा क्या कर डाला तुम लोगों ने, बेचारा खुशहाल अपना टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी दिखाता था, तुम खामखा इसको लिफ्ट के अंदर लेके गए। जैसे तुम इसको लिफ्ट के अंदर लेके गए, इसका टाइम पीरियड बदल गया, इसका टाइम पीरियड बदल गया। अब इसका टाइम पीरियड कम हुआ कि ज्यादा हुआ सर, पहले सिर्फ जी था, अभी जी प्लस ए हो गया है। डिनोमिनेटर इंक्रीज होते हैं, न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाता है, यानी टाइम पीरियड घट गया सर, मतलब जल्दी जल्दी चली ये भी लिफ्ट। हाँ मतलब टाइम पीरियड घटने घटने का मतलब है कि मान लो पहले एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको 1 घंटा लगता था, मान लो, बहुत ज्यादा बोल दिया सर आपने, मान लो पहले इसको एक ऑसिलेशन करने के लिए 2 मिनट लगते थे, तो अब इसका टाइम पीरियड घट चुका है, यानी एक ऑसिलेशन करने के लिए हो सकता है इसको 1 मिनट ही लगे जब ये लिफ्ट में आते, मतलब ये पेंडुलम जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड डिक्रीज होने का मतलब है पेंडुलम जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, यानी कि पहले उसको एक ऑसिलेशन करने में, पहले अगर वो एक ऑसिलेशन करने में समय लगाता था 2 मिनट का, तो आज ये एक ऑसिलेशन करने में 1 मिनट का समय ही लगाएगा। ये है कहानी पेंडुलम इन अ लिफ्ट की, ठीक है। ऐसे ही कहानियां बदलती जाती है बेटा। अभी तो लिफ्ट के केस आया, फर्दर कोई और केस आएगा, आपको बस वहां पे सूडो फोर्स की पिक्चर को लगाना है। फिलहाल तो इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, नोट किया सभी ने? चलो ये सारी बातें देख लो यार, जी प्लस ए होता है, डेरिवेशन पूरा है। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए यू कैन जस्ट गो थ्रू द डेरिवेशन वाला पार्ट। मैंने यहाँ पे आपको स्मार्टली चीजों को सॉल्व करना बताया है कि पहले जी होता था, आज जी प्लस ए हो जाएगा, तो सीधा वहां पे कर देना, ठीक है। ये वाली चीज है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमें डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम ऐसे स्मार्ट वर्क कर करके सीधा फॉर्मूला को भी यहां से पता लगा सकते हैं। ये वाली चीज आप कब करोगे, जब आप अपने स्कूल के एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। वहां पे एग्जामिनेशन में जब आपसे सवाल पूछेगा फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम इन अ लिफ्ट, है ना, अगर सपोज करो ऐसा सवाल आ गया फाइंड द टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम इन अ लिफ्ट, तो वहां पे आपको पूरा डेरिवेशन ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आपके स्कूल के लिए और वो जो मैंने फॉर्मुलेस बताए डायरेक्टली आपके जेई और नीट एग्जाम के लिए काम के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसी पे भी एक सवाल और है हमारे पास, तो सवाल करके बताएंगे। A simple pendulum has a time period of t1. The point of suspension is now moved upward according to the relation. बेटा जी एक सिंपल पेंडुलम था जिसका टाइम पीरियड था t1, जमीन पे था, टाइम पीरियड था t1। आप खामखा उसको एक ऐसी जगह लेके गए जो कि अब ऊपर मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल्स टू kt²। आप इसको किसी ऐसी जगह पे लेके गए जहां पे वो ऊपर जा रहा है। अब देखो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोले तो वो पॉइंट जो कि बंधा हुआ है वो ऊपर जा रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर जाएगा तो पेंडुलम भी ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। y इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और इस टाइम पे जो टाइम पीरियड है बेटा वो t2 हो चुका है,
तो T1 बाई T2 के होल स्क्वायर का रेशियो क्या होगा इनमें से, ये आपको विचार करना है। जी का वैल्यू 10 ले लेना, काम आसान करने के लिए जी के वैल्यू को हम 10 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें सर इसमें, क्या करें इसमें, कैसे करें इसको सॉल्व, ये तो सोचना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, मान ले ये हमारा पेंडुलम बढ़िया शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, टाइम पीरियड इसका था T1 का। ठीक है, which is given by 2 pi under root of L by G। ठीक है, ऐसी बात, ऐसे ही से व्यवहार होते थे। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बेटा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये वो पॉइंट होता है जहां पे हम इसको लटका के रखते हैं, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वो पॉइंट जहां से हम इस पेंडुलम को लटका के रखते हैं। अचानक क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो ऊपर मूव करने लगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, वो रिलेशन आपको दे रखा है। अचानक से ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर की तरफ मूव करने लगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, जैसे कि मैं यहां पे बोल रखा है y इक्वल्स टू kt²। यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर जा रहा है इस रिलेशन के हिसाब से। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पेंडुलम भी ऊपर जा रहा है। बेटा रिलेशन देने का मकसद क्या है, तो रिलेशन देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता हो कि जिस फ्रेम के अंदर ये पेंडुलम इस वक्त है, आपको पता हो कि जिस फ्रेम के अंदर ये पेंडुलम इस टाइम पे है उस फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है। जिस फ्रेम के अंदर ये पेंडुलम है उसका एक्सेलरेशन निकाल सको, इसलिए उन्होंने ये वाली इक्वेशन आपको दे दी है। जी आज भी लगता है सूडो फोर्स की कहानी लगा के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई साहब y इक्वल्स टू kt² दे रखा है, y इज इक्वल्स टू kt² में अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो dy बाय dt मिलता है व्हिच इज इक्वल्स टू 2kt, dy बाय dt मिलता है व्हिच इज इक्वल्स टू 2kt। ठीक है, इसको कहते हैं वेलोसिटी। इसका मैं फर्दर डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा व्हिच इज योर dv बाय dt, यानी कि 2k, k का वैल्यू 1 है यानी कि a का वैल्यू आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये जो फ्रेम है या ये जिसके अंदर भी आपने इस पेंडुलम को रखा है ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसके अंदर भी आपने लिफ्ट इसको रखा हुआ है पेंडुलम को, जो कुछ भी ये है ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यहाँ पे पेंडुलम एक्सपीरियंस करेगा सूडो फोर्स, और सूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t2। अभी टाइम पीरियड कितना था t1, अभी हो जाएगा t2 2 पाई अंडर रूट ऑफ l डिवाइड बाय g प्लस a। बोल बेटा g का वैल्यू 10, a का वैल्यू 2, 10 और 2 12 होते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बटा 12। पहले कितना था l बाय g का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, इट कम्स टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय 10। पहले की जो वैल्यू थी इट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय 10, बाद की वैल्यू जो आ रही है इट इज योर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय 12। सो t1 बाय t2 का रेशियो हमें निकालना है, सो t1 बाय t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा जी देखो t1 का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई l बाय 10 आएगा, t2 का स्क्वायर करोगे तो 4 पाई l बाय 12 आएगा, यानी कि 12 बटा 10 बनेगा। अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो देख लो यार, नहीं है भरोसा तो 2 पाई से 2 पाई मार देना, l से l मार देना। अब t2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 12 और t1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10, तो t1 का 10 t2 का 12, 2 से काटे 2 6 12 एंड 2 5 10, तो 6 बटा 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ए ऑप्शन है। दिस इज द रेशियो बेटा, दिस इज द रेशियो। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगा तो जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे, और किसी और केस में भी देखते हैं कि कैसे हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो भाई साहब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इन दिस केस। यहां पे अब लिफ्ट नहीं है,
आपने पेंडुलम को एक गाड़ी के अंदर लटका के रखा है और गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करी है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। इस बार ये पेंडुलम लिफ्ट में नहीं है बल्कि एक गाड़ी में है और एक गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ। ये पेंडुलम एक गाड़ी के अंदर जो कि फर्दर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो बताओ जरा व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर दिस पेंडुलम। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में, सोचना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, मैं पेंडुलम को बना लेता हूं पहले एक बार, ठीक है भाई। ये एक ऐसे फ्रेम के अंदर है जो आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि इस पे लगेगा जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये पेंडुलम हमारे एक ऐसे फ्रेम के अंदर है, ये पेंडुलम हमारे एक ऐसे फ्रेम के अंदर है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो क्या ये पेंडुलम सूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस नहीं करेगा? तो भाई साहब अगर ये वैन आगे जाती है ए एक्सेलरेशन से, अगर ये वैन आगे जाती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ये पेंडुलम पीछे जाएगा और इस पेंडुलम को एक्सपीरियंस होगा एक सूडो फोर्स। जब यहां पे जहां पे ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी सिचुएशन मैं बना देता हूं एक बार। जिस पॉइंट पे ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वहां पे कैसी सिचुएशन बनेगी मैं वो बना देता हूं। तो उस केस में ऐसा हो जाएगा बेटा कि ये वर्टिकल ये पीछे जाएगा कैसे, यहां पे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जी एक्स एंड इन दिस डायरेक्शन ए विल, तो ए और जी यहां पे लगेंगे। ये कहानी थीटा की चलती रहेगी बेटा। अब मैं आपको डेरिवेशन से हटके फिर से चीजें बता देता हूं कि यहां पे भी टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी नेट हो जाएगा। डेरिवेशन से थोड़ा हटके मैंने आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाया है। 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी नेट करोगे, यहां पे आप देख सकते हो जी और ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एंड दे आर बीइंग द वेक्टर पार्ट। आपको इनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी नेट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको करना पड़ेगा जी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बिकॉज बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज। डायरेक्टली ऐड मत करना, डायरेक्टली ऐड नहीं करते। अच्छा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड जी? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जी नेट का मैग्नीट्यूड अगर मैं मांग लू आप लोगों से, जी नेट का मैग्नीट्यूड अगर मैं मांग लू आप लोगों से, तो इट शुड बी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस इसी को यहां पुट करना है एंड वी गॉट द टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस केस में टाइम पीरियड इस तरीके से। तो अगर ऐसे गाड़ी का केस आ जाए जिसमें गाड़ी आगे की तरफ जा रही है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए और ये पेंडुलम लटका के रखा है, तो उस केस में द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये छाप लो भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगी बातें सभी को? चलो, तो इस पे एक सवाल मुझे करके बताएंगे। A simple pendulum of length L, which is of 4 meter and a mass of 2 kg, is suspended in a car. The car is moving on a circular track. बेटा कार एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है with certain velocity of 1 meter per second. जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस जो यहाँ पे है वो 10 मीटर का दे रखा है। अगर पेंडुलम बनाता है ऑसिलेशन इन द रेडियल डायरेक्शन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, then the time period for the pendulum is given by। भाई टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड को, उस पर जरा विचार करते हैं बेटा। तो आपको याद है सर्कुलर टर्निंग का केस? अगर आपको याद हो सर्कुलर टर्निंग का केस, तो ये क्वेश्चन शायद हमसे बहुत इजीली हो जाएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें करता हूं। सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, सर्कल का पार्ट है वैसे तो ये, लेकिन चलो ठीक है एक बार चीजों को रिवाइज किया जाए। सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो हॉरिजॉन्टल रोड पे जब सर्कुलर टर्निंग की बात आएगी तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां पे होती है हमारे पास एक गाड़ी, जब ये किसी भी सर्कुलर टर्निंग पे चलती है बेटा तो ये एक्सपीरियंस करता है सूडो फोर्स बाहर की तरफ व्हिच इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इसको। तो ये जो बॉब होगा, सपोज करो अब तुम इस गाड़ी के अंदर हो, यहाँ पे मास पार्टिकल ऐसे लटका हुआ है ना, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है जो यहाँ पे लटका हुआ है। अब ये पेंडुलम यहाँ पे लटका हुआ है, सोचना बेटा गाड़ी टर्न ले रही है तो ये बाहर की तरफ भागेगा,
गाड़ी इधर की तरफ टर्न ले रही है, गाड़ी इधर की तरफ टर्न ले रही है, यू आर इन अ एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ये क्या है बेटा? एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। कैसे पता सर? अरे यार गाड़ी के ऊपर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? गाड़ी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि गाड़ी एक्सपीरियंस करती है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो गाड़ी के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे जो पेंडुलम गाड़ी के अंदर लटका हुआ था उसके ऊपर लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स। तो वो कौन एक्सपीरियंस करता है? जो गाड़ी के अंदर है। गाड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। भाई गाड़ी के ऊपर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो गाड़ी टर्निंग कैसे करेगी? फिर सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। तो सर्कल में घूमने के लिए जब सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है तो गाड़ी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और जो गाड़ी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो गाड़ी इज एक्सेलरेटिंग। और जब भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते हैं एक सूडो फोर्स, जो सूडो फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पेंडुलम एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ, पेंडुलम एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाहर की तरफ। बाकी पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो मैं गाड़ी का थोड़ा सा साइड प्रोफाइल बनाऊं। तो गाड़ी को जब आप ऐसे देखोगे बेटा पीछे से, है ना, गाड़ी को जब ऐसे देखोगे तो ये पेंडुलम है बेटा, है ना, यहाँ पे सर्कुलर टर्निंग इस प्रकार की हो रही होगी। तो पेंडुलम पे बाहर की तरफ लगेगा mv²/r, और पेंडुलम पे नीचे की तरफ लगेगा mg। तो इस पेंडुलम के पास दो प्रकार के एक्सेलरेशन आ रहे हैं। एक एक्सेलरेशन आएगा बाहर की तरफ जिसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहते हैं, v²/r करके आएगा वो, और एक नीचे की तरफ आएगा g, जिसको कि आप लोग 10 के नाम से जानते हैं। बेटा v का वैल्यू उन्होंने 1 बोला था, अपॉन में 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तरफ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दो प्रकार के एक्सेलरेशन ये पेंडुलम एक्सपीरियंस करने वाला है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर पेंडुलम दो प्रकार के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स को और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। इन दोनों फोर्सेस की वजह से दो प्रकार के एक्सेलरेशन उसके पास आते हैं। पहले प्रकार का जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम दिया गया है। दूसरा है v²/r, जो कि हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1/10, क्योंकि v की वैल्यू उन्होंने 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है। मुझे समझ नहीं आया कि 1 मीटर पर सेकंड क्यों दी, खामखा कैलकुलेशन को इतना टफ कर दिया। मेरे हिसाब से अगर 10 दे देता तो मजा आ जाता। और क्या पता भाई 10 ही हो, है ना, क्या पता 10 ही हो, जहां तक मुझे डाउट है वो 10 ही होगा बेटा, है ना। तो v का वैल्यू 10 ले लेना, v के वैल्यू को आप करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन में 10 ले लेना बेटा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है वहां पे वो 10 ही है, तभी चीजें आसान होगी। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100/10 करने से यू विल गेट द आंसर टू बी 10 अगेन। आप v को 10 लेके सॉल्व करना ताकि आपका काम आसान हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे 1 लेगा, यानी कि 100/10 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सही बात बन जाएगी। तो पेंडुलम के पास दो प्रकार के एक्सेलरेशन, यानी पेंडुलम पे लगने वाला जो जी नेट है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीफ्यूगल का स्क्वायर। तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100, क्योंकि ये भी 10 वो भी 10, सॉल्व किया तो ये वन कम्स आउट टू 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड योर जी नेट बेटा, इसको जी नेट कहते हैं। 10 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ जी नेट। वो आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय जी नेट। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा लेंथ आई थिंक इसकी 4 है, डिवाइड बाय 10 रूट 2 हो जाएगी। चाहो तो रूट 2 की जगह 1.4 लिख के इसको 14 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, बट ठीक है, वो अपनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार वाली बातें हैं बेटा सारी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को। चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4/14। कहां से आया सर ये 4/14? रूट 2 को 1.4 लिख सकते हैं हम लोग, तो 1.4 इंटू 10 14 हो जाता है। ये वाली बात समझ लो बेटा। v क्वेश्चन में आपको 1 मीटर पर सेकंड होगा,
करेक्शन कर लेना, करेक्शन के हिसाब से v को आप लोग 10 मीटर पर सेकंड लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये करेक्शन है कि को v को 10 मीटर पर सेकंड लेके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस आंसर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4/14। बेटा जी मैं क्या कहता हूं, 4 को तो चलो बाहर निकाल दो, या चाहो तो काट सकते हो, 4 3 4 4 16 है ना, 4 3 12 होते हैं, ज्यादा ही होगा, so 2 2 4 2 7 14, तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 का जो वैल्यू देखेंगे हम लोग तो कितना बनेगा, 2.5 इंटू 2.5 6.25 होता है, तो 2.6 के लगभग बनेगी वैल्यू ये, है ना। तो 2.8 इंटू 2.8 करके देख ले, मजा ही आ जाएगा एक बार में। 8 to 16 17 18 19 20 21 22, 8 to the 16 2 to the 4 1 5 6 7 8 5 6 7, ओहो क्या बात, 7.84 हो रहा है, लेकिन ठीक है, द वैल्यू विल बी लाइक 2.7 समथिंग, है ना। तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं बेटा, अंडर रूट 2 को 1.4 लिखते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। अंडर रूट 7 को वैसे तो 7.85 होता है 2.8 इंटू 2.8, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान करने के लिए, जस्ट क्वेश्चन को इजी करने के लिए अंडर रूट 7 को 2.8 लिख रहा हूं, अंडर रूट 7 को 2.8 लिखता हूं, तो यहां से 14 टू द 28 हो जाते हैं, एंड योर आंसर कम्स आउट विद पाई सेकंड्स। दिस इज द आंसर बेटा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा झमेला है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला करेक्शन मैंने बोल दिया था कि v को 10 मीटर पर सेकंड लेके सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास एक आएगा g व्हिच इज 10, एक आएगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो भाई ये आएगा v स्क्वायर बाय r, v बोले तो 10 है, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 10 बोले तो अगेन 10, तो नेट g का वैल्यू हमने निकाला 10 रूट 2। जब इसको टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट किया तो 4 और रूट 2 को मैंने 1.4 लेके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 हो गया, 2 2 4 2 7 14, बहुत बढ़िया बेटा। रूट 2 को 1.4 लिखा, रूट 7 को वैसे तो 2.6 या 2.7 के बीच में वैल्यू बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए रूट 7 को मैंने 2.8 लिख दिया। जैसे रूट 7 को मैं 2.8 लिखूंगा, 14 2 28 होते हैं, और 2 से 2 मर के पाई आंसर आ जाएगा। ये है हमारा वो क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन जो है वो आप कर लीजिएगा, बाकी पूरी पिक्चर आपकी आंखों के सामने है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। छाप लीजिए जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे इसको सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया नोट सभी का पक्का? तो ये बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं करेक्शन बता रहा था, करेक्शन देख लीजिएगा, ये यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ले लेना, बाकी तो फिर पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मास वगैरह कुछ भी हो, लेंथ हमने 4 ले ही ली थी, उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। इसका सॉल्यूशन आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं to the next question. The period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from the roof of the vehicle. भाई क्या है, आपको टाइम पीरियड बताना है एक सिंपल पेंडुलम का जिसका लेंथ L है, इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द व्हीकल which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha. भाई साहब एक यहां पे क्या होगा, ऐसी कुछ कहानी है, कोई गाड़ी है जो कि किसी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे उतर रही है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन्होंने अल्फा दे रखा है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दे के रखा हुआ है। अब इसके अंदर एक पेंडुलम है बेटा, तो यहां पे वर्टिकल की कहानी, पेंडुलम कुछ इस प्रकार से जाएगा, तो ये नीचे आ रहा है विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है बेटा इस टाइम पे, इस टाइम पे इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा, पेंडुलम का हाल कैसा होगा ये आपको बताना। वर्टिकल से पेंडुलम कहां चल जाएगा आपके हिसाब से, पहले तो ये बताइए, और सेकेंडली कि टाइम पीरियड कितना होगा इस पेंडुलम का ये आपको बताना है। तो जब ये नीचे जाएगा बेटा, तो शायद इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा व्हिच इज गिवन बाय g sin अल्फा। जब ये गाड़ी नीचे की तरफ आएगी, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा व्हिच इज गिवन बाय g sin अल्फा, और सर जो पेंडुलम इसके अंदर है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, सर g sin अल्फा इधर की तरफ, g sin अल्फा इधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, नीचे की तरफ करेगा g, बहुत बढ़िया, और यहां पे इस डायरेक्शन में करता है g cos। भाई साहब सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं यहां पे कि ये जो पेंडुलम है गाड़ी के साथ नीचे आ रहा है, यानी कि पेंडुलम भी सेम चीज एक्सपीरियंस करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पेंडुलम को भी g sin अल्फा एक्सपीरियंस हो रहा है आगे की तरफ, पेंडुलम भी g sin अल्फा से आगे आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ
पेंडुलम के ऊपर यहां पे लग रहा है बेटा जी साइन अल्फा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको प्रॉपर्ली बनाऊं तो ये पता कैसे बनेगा, ये सब मिटा दो, ये सब मिटा दो, ये सब मिटा दो। मैं अब इसको प्रॉपर्ली डिजाइन करता हूं। गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी तो पेंडुलम के हाल ऐसा होगा कि पेंडुलम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पेंडुलम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, यानी कि पेंडुलम पे mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में लगेगा mg cos अल्फा, इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा इस पे mg cos अल्फा, यहां पे लगेगा सूडो फोर्स और फर्दर जाएगा mg sin अल्फा, यहां पे लगेगा सूडो फोर्स। ठीक है, अब बाय चांस हमारा सूडो फोर्स जो है वो mg sin अल्फा ही है, सिंस लिख लो इज्जत के साथ, सिंस a equals to g sin अल्फा, सिंस a equals to g sin अल्फा, तो नेट फोर्स along the incline, नेट फोर्स along incline इज जीरो बेटा। क्यों भाई, जितना फोर्स आगे लग रहा है पेंडुलम पे उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो along the incline नेट फोर्स जीरो हो गया, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, नेट फोर्स ऑन पेंडुलम इज गिवन बाय जी cos अल्फा। तो कहानी में सिर्फ जी cos अल्फा रह जाता है, यानी कि सॉरी mg cos अल्फा रह जाता है, यानी कि m into a is equals to mg cos अल्फा। बोले तो आप अब टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो g पुट करते थे, आज अब वो g नहीं रहा, अब वो g की जगह बन चुका है g cos अल्फा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता था 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय, आप क्या लिखते थे, g इफेक्टिव लिखते थे यहाँ पे, आज यहाँ पे लिखोगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय a, और यहां पे a की जगह लिखा जाएगा g cos अल्फा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g cos अल्फा। दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं बेटा, जो कि इस पेंडुलम का होने वाला है, इस पेंडुलम का ये टाइम पीरियड होगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। छाप लीजिए इसको एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे। हो गया नोट सभी का? आगे बढ़ेंगे बेटा, कंपाउंड पेंडुलम की बातें करते हैं। व्हाट इज दिस कंपाउंड पेंडुलम सर? कंपाउंड पेंडुलम में कोई भी आर्बिट्री शेप ले लीजिए पेंडुलम की, यानी कि अब वो रस्सी नहीं रहेगी, वो बॉब नहीं रहेगा। तो क्या अंतर है कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में? तो जब भी हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की बेटा, जब भी हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम की बातें करते समय हम समझते हैं कि जो यहाँ पे पेंडुलम होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें एक रस्सी लगी हुई होगी, जिसमें एक रस्सी लगी हुई होगी, और उस रस्सी से यहाँ पे कोई मास अटैच, रस्सी का लेंथ है। ये है सिंपल पेंडुलम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपाउंड पेंडुलम, तो कंपाउंड पेंडुलम में यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी आ जाएगी। कंपाउंड पेंडुलम में यहाँ पे क्या होगा, कोई रिजिड बॉडी होगी, कोई भी आर्बिट्री शेप की बॉडी हो सकती है। ये इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है, ये उसका सेंटर ऑफ मास होता है, और यहां से अब इसका ऑसिलेशन शुरू, यहां से इसका ऑसिलेशन जो है वो शुरू, यानी कि अब वो ऐसा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेटा, रिजिड बॉडी में कुछ भी हो सकता है। सर एक सिलेंडर, हाँ सिलेंडर हो सकता है। सर एक डिस्क, डिस्क हो सकती है। एक सर्कल, सर्कल भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी आने वाली है, यहाँ पे वो पार्टिकल वाला सिनेरियो चलता था। तो कैसे कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड को फाइंड आउट किया जाए? तो साहब सीधी सी बात है, दिस इज सर्टेन कंपाउंड पेंडुलम व्हिच वी हैव। अब इस कंपाउंड पेंडुलम में देखिए, सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बेटा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये वो पॉइंट है जहां से हमने इसको लटका के रखा। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है। दिस इज द सीएम, सीएम बोले तो सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल का ऑसिलेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे mg वाला फोर्स लगा इधर, mg cos थीटा लगा इधर, mg sin थीटा लगा इधर।
बेटा इसको रिस्टोर करने के लिए कौन जिम्मेवार? साहब mg sin थीटा। अरे mg sin थीटा नहीं होगा तो ये वापस कैसे आएगा? तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है बेटा। टॉर्क इज गिवन बाय mgl sin थीटा। टॉर्क जो होता है वो होता है rf, ठीक है, टॉर्क होता है r इंटू एफ। यहां पे r की जगह कौन है? l। r की जगह कौन है? l, और उसके परपेंडिकुलर देखो r के परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? ये हो गया बेटा आपका r, और उसके परपेंडिकुलर लगा ये वाला फोर्स, ये हो गया r, और ये लगा उसके परपेंडिकुलर फोर्स विच इज योर mg sin थीटा। तो टॉर्क हो गया mg r sin थीटा, और माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में, ठीक है। चलिए अब देखो सीधी सी बात है, थीटा को तो स्मॉल कंसीडर करना ही है, तो साइन थीटा को थीटा ले लेना। सो टॉर्क इज गिवन बाय माइनस mgl थीटा, और फिर एंगुलर एसएचएम के लिए बेटा, एंगुलर एसएचएम के लिए आप f इक्वल्स टू माइनस का kx करते थे। बोलो क्या हमने लीनियर एसएचएम के लिए ऐसा किया है? f इज इक्वल्स टू माइनस का kx। तो बेटा एंगुलर एसएचएम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तरीका है लिखने का। ये एंगुलर एसएचएम को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि फोर्स की जगह टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस का k इनटू थीटा। फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कंपेयर करने पे k का वैल्यू आता है बेटा mgl, कंपेयर करने पे k का वैल्यू आता है mgl, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। अब यार एक बात बताओ, क्या टॉर्क को तुमने I इंटू अल्फा के फॉर्मेट में लिखा था कभी? सोच के देख बेटा। सिंस टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, तो I अल्फा इज इक्वल टू माइनस का k इंटू थीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस का k अपॉन I इंटू। क्या ये सेम इक्वेशन है बेटा? A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अगर यही काम लीनियर में कर रहे होते तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते, याद आ रहा है? तो a की जगह अल्फा, x की जगह थीटा। क्या ओमेगा स्क्वायर को k अपॉन आई लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर, ओमेगा स्क्वायर को k अपॉन आई लिखा जा सकता है। आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और k अभी निकाल लिया mgl। k का वैल्यू कितना है बेटा? mgl है। k का वैल्यू कितना है? mgl है, कंपेयर करके निकाला है हमने। तो k को यहां से कंपेयर किया तो mgl आया। टॉर्क को I इंटू अल्फा लिखते हैं, तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू माइनस का k अपॉन आई इंटू थीटा। सेम कहानी लग रही है, ओमेगा स्क्वायर को k अपॉन आई लिख सकते हैं। k आपने कंपेयर करके निकाला था mgl, तो लिख दीजिए यहां पे mgl अपॉन आई। तो ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। बेटा ओमेगा आ चुका है, सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड बनता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई mgl। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द कंपाउंड पेंडुलम। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द कंपाउंड पेंडुलम, यानी कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mgl होता है। ये बात क्लियर रहेगी सभी को? कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लियर रहेगी बात सभी को? पक्का छाप लो, नोट कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करके देखते हैं। सवाल करेंगे तो ही पता चलेगा। सर पहली चीज यहाँ पे एक रॉड दे दी। कंपाउंड पेंडुलम बोलने का मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा। वहां रॉड हो सकता है, वहां पे हो सकता है कोई डिस्क हो, वहां पे हो सकता है कोई स्फेयर हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन्होंने रॉड दे दिया। रॉड ऑफ लेंथ L एंड अ मास ऑफ M पाइवोटेड अबाउट वन एंड। यहाँ पे रॉड को पाइवोट किया गया है, ये सेंटर ऑफ मास बेटा, पाइवोट किया है सेंटर ऑफ मास at one end and oscillating in the vertical plane. Find its time period। तो बेटा जी इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, कितना होगा? इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, कितना होगा? तो एक मौका तुम्हारे लिए, जल्दी से दिमाग लगाओ, विचार करो, सोचो जरा कितना इसका टाइम पीरियड हो सकता है। जल्दी से सोच लो बेटा, जल्दी से सोच लो, फिर मैं बताऊं कैसे करना है इसको। सोच लिया? बता दो कैसे करना है। चलो देखो सीधी सी बात है, यहां पे अगर मैं बोलूं रॉड के लिए, तो रॉड का जो अच्छा, ये डायग्राम इन्होंने थोड़ा सा गलत बना दिया, पता है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोलते हैं रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M पाइवोटेड अबाउट वन एंड। एक एंड पे पाइवोटेड है,
वो एक एंड पे पाइवोटेड है बेटा, ठीक है। तो अगर ये एक एंड पे पाइवोटेड है तो टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl होता है, वेयर बेटा n इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पाइवोटेड पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो ये डायग्राम गलत है सीरीज का, इसका डायग्राम सही होना चाहिए था। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि यहां पे अगर ये वर्टिकल है तो रॉड ऐसी रहेगी, ऐसे रहेगी, क्योंकि पाइवोटेड कर रहा है अबाउट वन एंड, ये तो एंड के पीछे किया है। तो डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, ये पाइवोटेड पॉइंट यहां नहीं होके इधर होना चाहिए था, पाइवोटेड पॉइंट यहां नहीं होके यहां होना चाहिए था। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही रहता है, तो यहाँ पे ये जो सेपरेशन है ये तो L/2 का हो जाता है बेटा, ठीक है। और एंड के अबाउट पाइवोटेड है, एंड के अबाउट पाइवोटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 बन जाता था। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई की जगह ml²/3 मल्टीप्लाई बाय mg। बेटा यहाँ पे l कितना है, L/2, कैपिटल L/2, तो m से m मर जाएगा, एक l से l मर जाएगा, L2 ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l/3, ठीक है। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l/3g थर्ड ऑप्शन मुझे मिलता है जो कि इसका सही होगा। वो डायग्राम ये वाला गलत है बेटा, इसको कंसीडर मत कीजिएगा प्लीज, ये वाला डायग्राम आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने रॉड को पाइवोट एंड पे नहीं किया, बीच में किया है, तो उसके हिसाब से x का वैल्यू भी देना चाहिए था हमें, ठीक है, उसके हिसाब से x का वैल्यू देना चाहिए। मैं चाहूं तो इस रॉड के हिसाब से जो गिवन डायग्राम है इसके हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो मैं इस केस के लिए भी सॉल्व कर सकता हूं, नॉट अ बिग डील फॉर अस। देखो भाई, एक ऐसी एक्सिस, पहले इसको छाप लो, फिर मैं उस केस को अलग से सॉल्व करवा देता हूं। उस केस का कैसे है, देखो मुझे पता है ना कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे ख्याल आएंगे कि सर आपको आता नहीं होगा शायद, तो ऐसा नहीं है यार, शक मत किया करो मुझ पे। ये हो गया सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट, यहां से लेके ये वाला जो सेपरेशन है इट इज योर L/2, और यहां से लेके आगे का सेपरेशन दिस इज द सेंटर ऑफ मास, यहां से लेके यहां तक का जो सेपरेशन है बेटा वो x का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है, इसके लिए टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgx। यहाँ पे ये सेपरेशन कितना बेटा, x का, अरे बोलो, ये डिस्टेंस हो जाएगा x का, तो mgx। हमेशा यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखी जाती थी वो पाइवोटेड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास जो होता था वहां तक की डिस्टेंस होती थी। अब व्हाट अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा ml²/12, ml²/12। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है कि गलती कर दूं मैं स्पेलिंग में। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया तो आई निकाला, इट इज गिवन बाय आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस m, भाई रॉड का मास m है, रॉड का मास m है, तो यहां पे सेपरेशन हो जाएगा x का स्क्वायर, तो I will be is equals to ml²/12 प्लस mx स्क्वायर। ये I को उठा के यहां पुट कर दो तो टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I की जगह ml²/12 प्लस mx स्क्वायर, m को कॉमन निकाल दीजिए, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बटा 12 डिवाइडेड बाय mgx, m से m मर जाएगा तो टाइम पीरियड कम्स आउट बी 2 पाई। एलसीएम ले लीजिए बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 12x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर बटा 12gx। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दिस केस। तो वो जो डायग्राम वहां पे गिवन था जिसको मैंने बोला कि उसको मत कंसीडर करना, उसका अगर आप कंसीडर करते हो तो आंसर ये आता है। अब वो x अगर हमें दे दे तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा, नोट कर लो इसको। समझ गए मेरे बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है ना, सब बढ़िया चल रहा है, शांति से चल रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। तो भैया ये जो डायग्राम था इसके हिसाब से वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। इस क्वेश्चन के लिए ऐसा डायग्राम बनता, पाइवोटेड पॉइंट जो है एंड पे होना चाहिए था, इन्होंने पाइवोटेड पॉइंट को थोड़ा नीचे बनाया था, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, इसके लिए आंसर ये था। ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट। बढ़ते हैं आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
भैया यहाँ पे डिस्क जिसका रेडियस r है, मास m है, pivoted about a point at a distance r/2 from the center is oscillating. भाई this is the pivoted point, ये सेंटर pivoted point से, ये देखो pivoted about a point at a distance, pivoted about a point at a distance r/2 from the center, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, r/2 की हो जाएगी. डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये r/2. बहुत बढ़िया. तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो. क्या है सर, ये डिस्क है. क्या है, ये डिस्क है. तो फिर कैसे किए इसके लिए सॉल्व हो जाएगा, करके देखें ट्राई. सर टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन mgl. अब l यहां पे r/2 है. भाई ये जो l आप लिखते हो वो l क्या है, सेंटर ऑफ मास से पाइवोटेड पॉइंट का डिस्टेंस, वो बाय चांस r/2 है. सो यहां पे l इज इक्वल्स टू r/2 हम लिख देंगे. बहुत बढ़िया. रही बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट आपको पता है विच इज योर mr²/2. क्या है बेटा, डिस्क है. क्या है बेटा, डिस्क है. डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक ऐसी एक्सिस जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है. डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक ऐसी एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा. तो यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पाइवोटेड पॉइंट पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर पाइवोटेड पॉइंट पे, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर पाइवोटेड पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल टू IC प्लस ml². बेटा L कितना, r/2, तो I इज इक्वल टू mr²/2, सही बात है, प्लस mr²/4, क्योंकि L की जगह r/2 पुट करोगे बेटा, L की जगह r/2 पुट करोगे तो r²/4 हो जाएगा. भाई 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है, समझदार हो तुम लोग शायद. तो 2 2 4 होता है, तो 2mr² यहाँ पे हो जाएगा प्लस mr² यहाँ पे हो जाएगा. कहानी बनेगी 3mr²/4. 3mr²/4. ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²/2. पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है. तो द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई की जगह बेटा 3mr²/4, 3mr²/4 मल्टीप्लाई बाय mgr/2. बेटा अपॉन का 2 ऊपर चला गया, m से m मर जाएगा, एक r से r मर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 से 2 टाइम्स, यानी कि टाइम पीरियड बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3r/2g. तो 3r/2g वाला ऑप्शन ए में मिलता है, तो मैं कहूंगा कि ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. बात समझ आती है सभी को? क्या कोई शक, कोई समस्या इस सवाल में? देखने में लग रहा था हाई काबा मच गया होगा सर, पता नहीं कैसे करेंगे इसको सॉल्व, लेकिन असल में देखो कितना हलवा सा सवाल था ये. राइट गाइस, छापो इसे. नोट किया? चलिए बहुत बढ़िया. तो भाई साहब उम्मीद करता हूं कि आपको पेंडुलम की कहानी समझ आई होगी. पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ आया होगा. फिर भले वो सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, स्प्रिंग पेंडुलम है, सब बढ़िया तरीके से पता हो. अगर आपको सारी पिक्चर समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया बेटा. क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए. अगर आप कोई साथ में बुक या फिर मॉड्यूल प्रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. और सारी बुक्स परफेक्ट होती है बेटा, ऐसा कभी नहीं होता कि यार ये बुक अच्छी. मैं तो बोलता हूँ सारी बुक्स बढ़िया है, बस आप क्वेश्चन सारे सॉल्व करो उस बुक के. ठीक है, तो मक्कारी मत करना किसी भी क्वेश्चन को लेकर, पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तो फिर आप दूसरी बुक पे जाइएगा. ठीक है, बढ़िया. और भैया जेई वगैरह के लिए या नीट के एक्सपीरियंस के लिए भी बोलता हूं, अगर एचसी वर्मा फॉलो कर रहे हो तो मेरे सॉल्यूशंस मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है. जाओ जल्दी से वहां पे जाके सॉल्यूशंस देख लो. ठीक है, और बस यहीं पे समाप्त हो हमारे आज के इस सेशन का. बाकी जितने भी लोग नए जुड़े हैं सेशन में, भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वो जो लाल बटन है दबा देना, उसके बगल के घंटे को भी बजा देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर सके. ठीक है, बाकी अपने भाई बंधुओं तक सेशन जरूर पहुंचा दीजिएगा. उनको बोल देना जाके कि भाई अगर तुम भी प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द जेईई एंड नीट तो आप आके ज्वाइन कर लीजिए पावरफ्लिक्स, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. राइट, तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.